हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा डिमांड आ रहा था इस चैप्टर को करने के लिए, साउंड। और इसमें आज इस टॉपिक पे बात करेंगे नेचुरल और डैम्ड वाइब्रेशन क्या होता है। तो आज डिस्कशन इसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा, नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्ड वाइब्रेशन। इसी को डिटेल में समझेंगे सही तरीके से। और फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो आज पहले सही से समझ लेते हैं नेचुरल और डैम्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन, फ्री ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो इसी को आज समझेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल और डैम्ड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशन को समझेंगे सही से, फिर डैम्ड पे आएंगे। तो क्या होता है नेचुरल वाइब्रेशन? तो नेचुरल वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन भी कहा जाता है, फ्री ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन, है ना। ऑसिलेशन का ही फ्रीक्वेंसी जब बहुत हाई हो जाता है तो उसी को वाइब्रेशन कहते हैं, है ना। वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही है बट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फिर वो वाइब्रेशन कहलाने लगता है। ऑसिलेशन ही वाइब्रेशन कहलाने लगता है जब उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए। ठीक है, तो यही बात करते हैं नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। तो उसके पहले आपको थोड़ा ये समझ लेना पड़ेगा कि एक सिनेरियो पहले समझा देते हैं कि ये मान लो आप पेंडुलम है। ये काफ़ी बार अपने स्कूल के लैब में भी देखे होंगे, अगर लैब कराया गया हो तो। ये एक पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम। ये बॉब, ये बॉब है ना। ये बॉब है जो सस्पेंडेड है इस लेंथ से, इस स्ट्रिंग से, है ना। इसी अरेंजमेंट को आप सिंपल पेंडुलम कहते हो। ठीक है, तो इस बॉब को, या इसी तरह का आपका झूला का भी कुछ अरेंजमेंट होता है, नहीं, स्विंग पार्क में जो लगा होता है, फ्रेंड को बिठा के उसको धक्का देते हो फिर वो झूलने लगता है। तो कुछ वैसा ही समझ लो, वैसा ही कुछ। तो ये सिंपल पेंडुलम, ये बॉब यहाँ पे इस तरह से लटका हुआ है और इस बॉब को पकड़ के आप कुछ यहाँ पे लेते आए, है ना। बॉब को पकड़ के आप कुछ यहाँ पे लेते आए इस पोजीशन पे, और फिर इसको छोड़ दिए, है ना। इस बॉब को यहां तक पकड़ के लेते आए और फिर इसको छोड़ दिए। एक बात और, फिलहाल अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान रखोगे, रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, हम फॉर अ मोमेंट इसको मानेंगे कि हम स्पेस में है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, सुनीता विलियम के साथ स्पेस में है। ठीक है, यहाँ पे आसपास जो है ना कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, ये कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं है ना। वैक्यूम है पूरा। ये पेंडुलम, तो हम लोग कैसे बचे हुए हैं सर? हम लोग मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। लेकिन ये एपरेटस जो है ये वैक्यूम में रखा हुआ है। इसके आसपास कोई मीडियम नहीं है, हवा भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट वैक्यूम है ना। कंप्लीट वैक्यूम है, ये ध्यान रखना है। तभी हम नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन की बात कर पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर वो डैम्ड हो जाएगा अगर कोई मीडियम होगा आसपास, तो एनर्जी लॉस होगा। वो सब बात करेंगे आगे डैम्ड में। अभी तो फिलहाल अभी आप ये समझोगे ये वैक्यूम है टोटल, आसपास कोई मीडियम नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं है। और आप इस बॉब को क्या किए, ये यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ लेते आए और फिर यहाँ पे इसको छोड़ दिए, है ना। यहाँ पे इसको क्या कर दिए, रिलीज कर दिए इस पॉइंट से। यहाँ पे ऐसे खींच के लाए, जैसे झूले पे अपने दोस्त को बैठा के पीछे खींचते हो फिर छोड़ देते हो, फिर वो अपने आप झूलते रहता है, वैसे। तो वैसे इस बॉब को यहाँ तक लाए और फिर छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाके पहले आप छोड़े, पहले आप इसको यहाँ से यहाँ ले गए, फिर क्या होगा, जैसे छोड़ोगे ये यहाँ से यहाँ आएगा वापस, फिर यहाँ रुकेगा नहीं, है ना। फिर ये यहाँ आ जाएगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये वेलोसिटी गेन कर लिया है अब, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। ये 4 मोशन होगा तब कहते हैं हम लोग कि एक ऑसिलेशन हुआ, है ना। ये 4 मोशन होता है तब कहते हैं एक ऑसिलेशन हुआ, है ना। 4 मोशन होता है तब कहते हैं एक ऑसिलेशन हुआ। ये ध्यान रखना है ये बात। अब इसमें कुछ पोजीशन की बात कर लेते हैं। जब ये बॉब यहाँ पे था, है ना, ये वाले पोजीशन पे, इसको अलग कलर से दिखाएं। जब ये बॉब यहाँ पे था तो इसको हम क्या देते हैं, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। और जब ये बॉब यहाँ पे आता है, जैसे झूले पे बैठा के अपने दोस्त को धक्का देते हो, तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करके जाता है फिर वहां से वापस आ जाता है। तो जो मैक्सिमम
डिस्प्लेस करके जिस पोजीशन तक जा रहा है इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो दो पोजीशन है, मीन और एक्सट्रीम। मीन पोजीशन कैसा पोजीशन होता है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है ना। तो मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो है ना। नेट फोर्स जीरो है उस पोजीशन पे, है ना। फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है, ये कहने का मतलब होता है। तो जैसे इसको आप मीन पोजीशन से दूर ले जाते हो तो मीन पोजीशन सबसे बढ़िया वाला पोजीशन है ना। इसको स्टेबल पोजीशन भी कहते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, मीन पे हाई स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम में सबसे बढ़िया खुश है वहां पे मीन पोजीशन पे वो। जब आप इसको मीन पोजीशन से दूर ले जाते हो तो कभी ये सोचे ये वापस क्यों आता है? ये वापस इसीलिए आता है क्योंकि इस बॉब पे लगता है एक रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। इस बॉब पे इस डायरेक्शन में क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ऐसे समझ लो ये वो फोर्स है जो उस बॉब को अपने मीन पोजीशन पे वापस लाना चाहता है, क्योंकि वहीं पे वो सबसे ज्यादा खुश है ना, इक्विलिब्रियम में है। वहां से उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो वापस लाएगा, वहां पे एक फोर्स लगेगा। तो ये यहाँ पे उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं ना। रिस्टोर, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आओ, ये फोर्स लगने लगता है, इसीलिए वहां से वापस आता है। ठीक है, तो ये वापस आता है। तो अब ये सवाल आया कि ये जब इधर से मीन पे वापस आ ही जाता है तो फिर ये इधर से इधर क्यों जाता है ना। इधर से इधर क्यों जाता है? तो क्या होता है जब ये यहां से यहां आ रहा होता है इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी गेन कर लेता है ना। ये क्या कर लेता है? वेलोसिटी गेन कर लेता है, स्पीड एक्वायर कर लेता है। तो वो स्पीड उसको डिराइव करके आगे फिर एक्सट्रीम पे ले जाता है ना। ये जो स्पीड गेन कर लिया है यहाँ पे, ये इसको स्पीड है ना, इनर्सिया ऑफ मोशन जो होता है, इनर्सिया ऑफ मोशन। तो बॉडी में टेंडेंसी बन गई है मोशन में रहने की, तो वही उसको यहां से फिर आगे लेके जाता है। नहीं तो अच्छा भला इक्विलिब्रियम में आ गया तो फिर ये आगे क्यों जाता है? तो वो आगे जाता है क्योंकि वो वेलोसिटी वो अटेन कर लिया, वो इसको डिराइव करके आगे ले जाता है ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन, है ना, मोशन में रहने की टेंडेंसी की वजह से। और जब यहाँ एक्सट्रीम पे आता है तो फिर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है क्योंकि मीन पे वापस आना है, मीन पे ही स्टेबल है। तो ये कुछ पोजीशन होता है मीन और एक्सट्रीम। आई होप ये आपको समझ आया है। ये मीन से एक्सट्रीम तक जो जाता है ये पेंडुलम, ये बॉब मीन से एक्सट्रीम तक, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे आगे और नहीं जा पाता। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होता है, तो अब थोड़ा इसको और ब्रेक करके बताएं कि ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर मीन से एक्सट्रीम गया क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी है इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से, और फिर एक्सट्रीम से मीन आया क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये चार मोशन है। तो मीन से एक्सट्रीम जो होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से पार्टिकल करता है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसको आप ए से दिखाते हो, नहीं एम्पलीट्यूड को ए से दिखाते हो। तो जब ऑसिलेशन जो अभी देख रहे थे आप पेंडुलम का, जब वो वैक्यूम में होता है ना, जब एकदम कोई मीडियम नहीं हो वैसे सिनेरियो में होता है, तो वो बॉब, वो जो पेंडुलम पूरा देख रहे थे, वो ऑसिलेट करता रहता है हमेशा, है ना। कोई मीडियम नहीं है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो कि उसके मोशन को अपोज करे, है ना। जब मोशन को अगर अपोज करने वाला कोई फोर्स रहता तो एनर्जी लूज करता, जैसा रियल लाइफ में होता है। आप झूले पे बैठा के अपने दोस्त को झुलाते हो, धक्का देते हो, तो फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है कि नहीं? हमेशा के लिए नहीं झूलते रह जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है
क्योंकि वो आसपास वहां तो एयर है, पार्क में आसपास एयर है, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स की तरह वहां पे काम कर रहा है, और वो जो बॉडी है, वो ऑसिलेटिंग बॉडी, वो झूला, वो एनर्जी लूज करता है, क्योंकि वो जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है, उसको ओवरकम करने में थोड़ा एनर्जी लूज करता है वो, है ना, वो झूला थोड़ा एनर्जी लूज करता है, तो वो ऑसिलेशन का एनर्जी थोड़ा लूज होता है। तो यहां तो मेरे पास कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सदा के लिए इसी तरह से ऑसिलेशन होता रहेगा, क्योंकि एनर्जी ही लूज नहीं कर रहा है। हम अगर एनर्जी लूज ना करें तो हम काम करते रह जाएं, हम तो थक जाते हैं, इसलिए फिर खाते हैं, फिर एनर्जी आता है, फिर काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो सिनेरियो है कि एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा, एम्पलीट्यूड हर बार, है ना, हर बार जितनी बार आप झुलाओगे ये मीन से यहीं पे आएगा और यहां से फिर यहीं पे जाएगा, फिर यहां से ये एक्सट्रीम पे जाएगा और एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, हर बार यही होता रहेगा। एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एनर्जी बॉडी लूज नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर नहीं है ना, वाटर कुछ भी नहीं है जिसमें वो अपना एनर्जी लूज करे उसके फोर्स को ओवरकम करने में। वो डैम्पिंग होता है, जो आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, डैम्पिंग वाला सिनेरियो वो आगे पढ़ेंगे। तो ये सिनेरियो होता है, तो इसमें कुछ ऐसा कहानी होता है। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन यही है। तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन अपना रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो बॉडी का पेरियोडिक वाइब्रेशन विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इसी को अब हम लिखने जा रहे हैं, द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई इसको रेजिस्ट नहीं कर रहा, कोई रोक नहीं रहा, है ना। तो ऐसा वाइब्रेशन जिसमें बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स से परे होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे जो उसके मोशन को रेजिस्ट करे, सीज करे, है ना, तो वैसा ऑसिलेशन ही नेचुरल वाइब्रेशन कहलाता है, फ्री वाइब्रेशन, है ना। तो ये है नेचुरल वाइब्रेशन, द पेरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी without any external force on it, without any external force on it, है ना, it vibrates with its own natural frequency, इसी को कहते हैं फ्री वाइब्रेशन, it vibrates with its own natural frequency, इसी को कहते हो आप फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन, है ना, इसी को कहते हैं हम लोग। इसमें कोई एनर्जी लूज नहीं होता, हर बार जितनी बार पहली 2 बार तो आपका दोस्त झूले पे बैठ के गया, हर बार उतनी ही दूर जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पहले दूर गया, फिर अगली बार थोड़ा कम दूर जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन वैक्यूम की बात करें तो हमेशा वहीं जाएगा और इस तरह से जाते रह जाएगा सदा के लिए, हमेशा के लिए, कोई एनर्जी लूज नहीं होता है ना, नेचुरल वाइब्रेशन में। तो अगर हम इसका ग्राफ भी बना के बताएं, अगर हम इसका ग्राफ भी बना के बताएं, है ना, तो ये एम्पलीट्यूड वाला ग्राफ, है ना, ये एम्पलीट्यूड वाला ग्राफ, ये इस तरह से आप दिखाते हो, है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो वेव फॉर्म में, अगर दिखाओ आप इसको, तो ये इस तरह से हमेशा जाएगा, हर बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही होगा, हर बार मैक्सिमम ही होगा, हर बार, है ना। ये थोड़ा आपको सही से बनाना है। तो देखो ये यहाँ पे प्लस ए एम्पलीट्यूड और यहाँ पे ये माइनस ए, ये बस ये जो मीन से प्लस साइड में, ये मीन से इधर प्लस साइड में और ये मीन से इधर माइनस साइड में, ये दिखाने का बस वो तरीका है, प्लस ए माइनस ए, है ना। बाकी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है मीन पोजीशन से। तो ये अगर हम ये इसको कह सकते हो इधर आप डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, है ना, वर्सेस इधर कह सकते हो टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर नेचुरल वाइब्रेशन का बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये वाला जो लाइन है सीधा, इसको कह सकते हो आप ये मीन पोजीशन, है ना, इसको आप कह सकते हो मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो वो देखो हर बार सेम है, उसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उसको, हर बार उतनी ही दूर जा रहा है, हर बार उतनी ही दूर जा रहा है,
हर बार उतनी ही दूर जा रहा है, हर बार उतनी ही दूर जा रहा है ना, ठीक है, हर बार उतनी ही दूर जा रहा है। तो ये कहानी है नेचुरल वाइब्रेशन की, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पेरियोडिक मतलब ये डायग्राम भी बता सकते हो वेव फॉर्म बना के ऐसे, है ना, वेव फॉर्म बना के ऐसे बता सकते हो। तो मीन से ये वाला एक्सट्रीम है ना, ये वाला एक्सट्रीम है ना, उसी तरह से ये वाला एक्सट्रीम है, ये सब क्या है, ये एक्सट्रीम, ये इस तरह से वेव फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। तो ये था पूरा नेचुरल वाइब्रेशन, बॉडी का एनर्जी लूज नहीं होता है ना, बॉडी डू नॉट लूज एनर्जी, तो एम्पलीट्यूड हमेशा उतना ही बरकरार रहता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर बार उतना ही होता है, ठीक है। ये पूरा समझ में आया। इसी तरह का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, नेचुरल एग्जाम्पल मतलब और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ये बॉब वाला तो समझ में आ ही गया है ना, ये पहला एग्जाम्पल जो था बॉब वाला, बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इन वैक्यूम, तो उस तरह से फ्रीली ऑसिलेट करेगा, और इसी का फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं बस, है ना, इन सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके टेक्स्ट बुक में है, वो जो ऑसिलेशन हो रहा है नेचुरल ऑसिलेशन, उसका फ्रीक्वेंसी ये 1/2 पाई अंडर रूट G/L, ये डेरिवेशन 11th में मिलेगा आपको वेव चैप्टर में, अभी आपको इसका डेरिवेशन नहीं जानना, बस आपको ये याद रखना है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किया है। ऐसे ऐसे अगर हम मान लें, ये इसी तरह से बॉब की जगह ये स्प्रिंग वाला अरेंजमेंट है ना, और यहाँ से एक लोड लटका हुआ है, ये कोई लोड इस तरह से लटका हुआ है स्प्रिंग में, है ना। अब क्या करने बोल रहा है कि इस लोड को ऐसे नीचे खींच दिया जाए, स्ट्रेच कर दिया जाए, और फिर छोड़ दिया जाए या दबा दिया जाए, दोनों, है ना, या तो ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए, या दोनों किया जा सकता है, या दूसरा काम किया जा सकता है, इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, है ना, कंप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, स्ट्रेच या कंप्रेस एंड देन रिलीज, रिलीज कर दिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये भी अगर हम वैक्यूम में कराएं तो ये क्या है, ये भी नेचुरल वाइब्रेशन है, नेचुरल ऑसिलेशन है ना। तो लोड अटैच टू अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड, इट एग्जीक्यूट्स नेचुरल वाइब्रेशन, और इसका भी फ्रीक्वेंसी हम लोग कह सकते हैं स्प्रिंग के केस में, ये होता है 1/2 पाई अंडर रूट K/M, है ना। ये सब डेरिवेशन आपको मिलेगा 11th में, अभी नहीं जानना, आपको बस याद रखना है। K क्या है, K को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अभी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस किया आपके सिलेबस में, और अभी इसको करने बैठे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, है ना। ये M, ये लोड है, लोड का जो मास है ये M उसी के लिए है ना, ये M ये जो लोड लगा हुआ है उसी का मास है। K स्प्रिंग कांस्टेंट एक वैल्यू होता है, हर एक स्प्रिंग का अलग अलग, ठीक है। तो ये मटेरियल किस स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है उसका एक वैल्यू होता है, जैसे रेजिस्टिविटी आप लोग पढ़ते हो, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, है ना, वुड का अलग, रबड़ का अलग, रेजिस्टिविटी जो बताता है उसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये बताता है स्टीफनेस, है ना, ये थोड़ा बता ही देते हैं, स्टीफनेस कि ये स्प्रिंग कितना कड़ा है या कितना सॉफ्ट है, ये बताता है, ऐसे समझो आप, ये स्प्रिंग को दबाने बैठे या खींचने बैठे तो कितना आसानी से दब जाएगा, कितना मुश्किल होगा, स्टीफनेस बताता है, इतना स्टीफ है ये, तो ये बताता है, ठीक है। ये आगे मिलेगा वेब चैप्टर में 11th में, अभी उतना ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये दो स्प्रिंग वाला और पेंडुलम वाला ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जिस पे बात कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे मान लो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है इस तरह से, और ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग दोनों एंड से टाइड है ना, ये बंधा हुआ है, ठीक है, ये एक धागा दोनों एंड से बंधा हुआ है, इसको आप कहीं यहाँ मिडिल, है ना, कहीं यहाँ बीच में से प्लग कर दो, है ना, यहाँ बीच में ऐसे इसको ऐसे खींच के ऐसे ऐसे झटका दे दो और छोड़ दो, है ना, मिडिल में, है ना, कहाँ पे, इन द मिडिल, बीच में। तो क्या होता है कि ये ऊपर नीचे जाएगा, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे करना स्टार्ट करेगा, तो ये इस तरह से कुछ बनता है सिनेरियो, है ना, ये इस तरह से कुछ ये वाइब्रेशन बनता है ना, ये इस तरह से ये इस तरह से कुछ वाइब्रेशन बनता है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ बनता है।
जब इसको मिडिल में प्लग करते हैं, मिडिल में इसको प्लग करके छोड़ देते हैं तो इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है ये रस्सी, है ना। ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है और इसमें ये एक लूप बनता है ना, ये एक लूप बन रहा है। कितना लूप बन रहा है? एक लूप बन रहा है ना। ये एक लूप बना, है ना, ये एक लूप बना। इस तरह के वाइब्रेशन को कहा जाता है प्रिंसिपल नोट, है ना, प्रिंसिपल नोट इसको कहा जाता है। और इसका फ्रीक्वेंसी ये होता है एफ। ठीक है, ये होता है एफ। और भी इसमें केसेस बनता है कि इसको आप प्लग करो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ये पूरा लेंथ एल है, अगर उसके 1/4, है ना, ये एक मिडिल में कर दिए मतलब 1/2 लेंथ पे, अगर 1/4 लेंथ पे इसको ऐसे झटका दे दो, प्लग कर दो, तो ये इस तरह से कुछ बना लेता है ना। ये इस तरह से कुछ दो लूप बना लेता है ना। ये इस तरह से यहाँ पे कुछ दो लूप बन जाता है ना। ये कहाँ पे? जब 1/4 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे इसको प्लग करोगे, झटका दोगे, 1/4 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे इसको प्लग करोगे तो इस तरह से दो लूप बना लेता है। और इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं क्या? फर्स्ट सब्सिडियरी। ये सब इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 2f, है ना, दिख भी रहा है, दो लूप दो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर 1/6 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे इसको प्लग किया जाए, झटका दिया जाए, 1/6 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे प्लग किया जाए तो ये इस तरह से 3 लूप बना लेता है ना। ये इस तरह से 3 लूप बना लेता है ना। ये 3 लूप बना लेता है। ठीक है, और इसको, इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं सेकेंड सब्सिडियरी। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 3f, है ना। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 3f। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 3f। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सारा नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है वही बता रहे हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान रखना है। प्रिंसिपल नोट, फर्स्ट सब्सिडियरी, सेकेंड सब्सिडियरी। और एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया है, जो बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे गिटार, सितार, वायलिन, है ना, उसमें जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग आपने अगर देखा हो, उस स्ट्रिंग को जब आप प्लग करते हो, प्लग करना वही मतलब गिटार वैसे बजा देते हो, है ना, वही प्लग करने का ये मतलब है। उसको जब आप प्लग करते हो तो गिटार के केस में या और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में जो स्ट्रिंग होता है जिसमें नॉर्मल ऐसे रस्सी भी, उसको जब आप प्लग करते हो तो उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बनता है ना। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, है ना, ये सब बात करेंगे कभी वेव्स पढ़ेंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में लाइक गिटार, है ना, वायलिन, सितार, ये सब में, है ना, इसमें जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, है ना, जो धागा होता है, इसको जब आप प्लग करते हो, है ना, इसको जब आप प्लग करते हो तो इसमें क्या सेटअप हो जाता है? इसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है। ट्रांसवर्स वेव ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो वेव बनता है इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 1/2l, एल हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना। और वेलोसिटी ऑफ वेव को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, अंडर रूट टी बाय म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये सब है पढ़ने के लिए। टी क्या है? टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये सब 11th में पढ़ाते हैं, काफ़ी डिटेल में, वेव चैप्टर में, जो एनसीईआरटी में आखिरी चैप्टर है वहाँ पे पढ़ाते हैं ये सब काफ़ी डिटेल में, है ना। अभी इस सब में उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते, इसी में चले जाएगा, अभी 2 लेक्चर लग जाएगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स समझाने में। तो बस आपको नेचुरल वाइब्रेशन समझना है और ये सब कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना। ठीक है, ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है वो भी ले ही लेते हैं।
ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल दे रखा है, ये सब 11th में पढ़ाते हैं, है ना, जो फ्लूट की तरह आप समझ सकते हो, बांसुरी की तरह कुछ, है ना। तो ऑर्गन पाइप बस एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, समझ लो, लकड़ी का बना हो सकता है, ग्लास का, या है ना, लकड़ी का, ग्लास का, ये सब का बना हो सकता है ना, प्लास्टिक का, है ना। ये इस तरह से ये ऑर्गन पाइप इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप में क्या होता है, हवा होता है, एयर कॉलम होता है ना। बांसुरी जो बजाते हो वही एयर कॉलम को वाइब्रेट कराते हो, है ना। फूंक मारते हो किसी इंस्ट्रूमेंट में, क्या होता है, वो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है ना। उसके अंदर जो हवा का कॉलम है, एयर कॉलम, वही वाइब्रेट करता है। तो ऑर्गन पाइप में यही एयर कॉलम का वाइब्रेशन, ये नेचुरल वाइब्रेशन है ना। तो ये एयर कॉलम जो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये एयर कॉलम जो वाइब्रेट कर रहा है। अब ऑर्गन पाइप में दो तरह का ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है। एक ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों सिंड ओपन है, ये ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। और क्लोज ऑर्गन पाइप जो होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये इसमें एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्लोज होता है ना, इसलिए एक एंड क्लोज होता है। तो एक एंड ओपन, एक एंड क्लोज, ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इसमें जो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है उसकी बात है, वो भी नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर आ जाएगा। तो ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो फ्रीक्वेंसी है जिससे एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, और क्लोज ऑर्गन पाइप में भी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसमें जो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है वो अलग अलग मोड बनता है वाइब्रेशन का, है ना। ये सब फिर अगेन वेव चैप्टर में ज़्यादा ये सब बात समझ में आती है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो एयर कॉलम है वो जो वाइब्रेट करता है, तो अलग अलग मोड बनता है ना, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, है ना, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। और उसका फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से रेशियो में होता है, 1:2, 2:2, 3:2, ये चलता रहता है। और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन का ये बनता है, 1:3, 3:5 एंड सो ऑन 7, ये ऑड फ्रीक्वेंसी आता है इसमें, ठीक है। तो आई होप इतना ये पहले आपको समझ में आया है ना। अलग अलग वाइब्रेशन का मोड बनता है और इसका ये रेशियो है 1:2:3, 1:3:5, है ना, ये बनता है, ठीक है। ठीक है, ये पहले इतनी बात आपको समझ में आई है ना। ये हार्मोनिक्स वाला सब कहानी आता है ना, फ्रीक्वेंसी n/v/2l, ये ओपन ऑर्गन पाइप में बनता है। और इधर फ्रीक्वेंसी n/v/4l ना, ये क्लोज ऑर्गन पाइप में बनता है। तो ये सब कहानी होती है, ये सब वेव चैप्टर में पढ़ना है आपको। यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, किसका लेंथ, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जो उसके अंदर हवा का कॉलम है वो उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, ये सब बात है, कभी वेव चैप्टर के बाद बात करेंगे तो डिटेल में। अभी तो आपको 11th में मिलेगा ये सब ऑर्गन पाइप वगैरह, लास्ट में वेव चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब पे बात करेंगे कभी डिटेल में। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन में कुछ एग्जाम्पल था, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं डैम्ड वाइब्रेशन की, है ना, डैम्ड वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो नाम से समझ में आ गया होगा कि डैम्ड वाइब्रेशन में क्या होना है। तो ये वैसा पेरियोडिक वाइब्रेशन है जो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम होता है ना। मतलब वाइब्रेशन पे रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होता है, बॉडी एनर्जी लूज करती है धीरे धीरे, एम्पलीट्यूड कम होता है धीरे धीरे, है ना। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। डैम्ड का मतलब वही मतलब होता है, द periodic vibration of a body of decreasing amplitude in presence of मीडियम होगा इसमें, है ना, मीडियम होगा, इन presence of resistive force, इसी को कहते हैं डैम्ड वाइब्रेशन और डैम्ड वाइब्रेशन, इसी को क्या कहते हैं, डैम्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे मीडियम होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीडियम होगा, मीडियम अब्सेंट नहीं होगा नेचुरल की तरह, यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट होगा, है ना। और मीडियम का जो पार्टिकल है वो मोशन को थोड़ा धीमा करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा,
है ना, जिससे वो वाइब्रेटिंग बॉडी अपना एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम होगा। पहले जितना दूर जाता था दूसरी बार वाले ऑसिलेशन में उतना दूर नहीं जाएगा, थोड़ा कम, फिर और कम, फिर धीमे धीमे रुक जाएगा, है ना। ये ऐसे वाइब्रेशन को डैम्प्ड, है ना, ये कहते हैं डैम्पिंग हो गया वाइब्रेशन का, है ना, वाइब्रेशन का क्या हो गया, डैम्पिंग। तो ये है डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो वही लिखे हैं। और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस होने की वजह से, है ना, मीडियम के प्रेजेंट होने की वजह से। तो नेचुरल वाला मीडियम के एब्सेंट में होता है, डैम्प्ड मीडियम के प्रेजेंस में होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है ना। वाइब्रेटिंग बॉडी का एनर्जी धीमे धीमे कम होता है, एनर्जी कहाँ जाता है, डिसिपेट हो जाता है मीडियम आसपास रहने की वजह से, है ना। वो जो मीडियम है वो थोड़ा ले लेता है, मतलब उसमें एनर्जी लूज हो जाता है, वो मीडियम का जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने में, है ना। तो एनर्जी क्या हो जाता है, एनर्जी डिसिपेट्स, एनर्जी डिसिपेट्स इन ओवरकमिंग द रेजिस्टिव फोर्स, इन ओवरकमिंग द रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में एनर्जी थोड़ा डिसिपेट होता है, एनर्जी लूज होता है ना, ठीक है, एनर्जी लूज होता है थोड़ा। तो इसका अगर आपको हम ग्राफ दिखाएं, है ना, ग्राफ दिखाएं तो ग्राफ से ज़्यादा फील आ जाएगा ये, पहले वाले की तरह, पहले वाले की तरह अगर इसका ग्राफ दिखा दें, सीधा बन जा भाई, अगर इसका ग्राफ दिखा दें, है ना, अगर इसका दिखा दें ग्राफ, तो ये प्लस ए एम्पलीट्यूड, ये माइनस ए, है ना, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वही पार्टिकल का मीन से एक्सट्रीम तक जो शुरू में बताया आज, है ना, और ये इधर टाइम है। तो यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो, यहाँ पे आप ये देखने वाले हो, ये कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होगा, बार बार वही एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है। एनर्जी लूज नहीं करे वैक्यूम वाला सिनेरियो, तब हमेशा एम्पलीट्यूड सेम रहेगा हर ऑसिलेशन में, लेकिन इस बार ऐसा मामला होगा, है ना, बिल्कुल सीधा लाइन नहीं, इस बार ऐसा घटेगा, इस बार ऐसा घटेगा, थोड़ा सही से बनाया जाए, इस बार जो है, इस बार ऐसा घटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका पहली बार देखो एम्पलीट्यूड है, फिर अगली बार देखो कम हो गया, फिर और 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 कम हो गया, धीरे 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 ये रुक जाने वाला है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। पहले देखो ये एम्पलीट्यूड हो रहा था, नहीं, पहले ये हो रहा था, फिर ये हो गया, घट गया, फिर देखो और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, नहीं। तो एम्पलीट्यूड जो है ये लगातार, है ना, एम्पलीट्यूड जो है ये लगातार कम हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड जो है ये लगातार कम हो रहा है, दिख रहा है, ये लगातार कम हो रहा है, ये रेड कलर से दिख रहा होगा। एम्पलीट्यूड जो है ये लगातार क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। ये तो है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहले ये था, पहले ये था, फिर बाद में कम हो गया, फिर बाद में कम हो गया, फिर बाद में कम हो गया, और कम, 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 और कम। तो एम्पलीट्यूड लगातार घटते जा रहा है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, है ना, वही डेफिनेशन में लिखा होता है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट कर रहा है सिस्टम, वाइब्रेटिंग बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है इन ओवरकमिंग द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स जो आसपास मीडियम है उसकी वजह से डैम्पिंग हो रहा है। तो डैम्पिंग कहने का ये मतलब है ना, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटना, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई।
अब इसमें एग्जाम्पल वही सारा कुछ हो जाएगा जो पहले केस में था, वही सिंपल पेंडुलम। अगर आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करे एयर में, है ना, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन इन एयर, तो यही क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। वो वैक्यूम में था तो नहीं कर रहा था, ऑसिलेट करेगा एयर में तो धीमे 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 रुक जाएगा ऑसिलेशन। वही स्प्रिंग वाला, है ना, स्प्रिंग लोड, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशन इन एयर, ये भी अगर एयर में ऑसिलेट करे तो क्या होगा, इसका भी डैम्पिंग हो जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा धीरे धीरे डैम्पिंग। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। तो ऐसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो और समझ सकते हो, है ना। तो ये था डैम्प्ड वाइब्रेशन, है ना। तो क्या अलग दिखा डैम्प्ड वाइब्रेशन में और नेचुरल वाइब्रेशन में, ये डिफरेंस पूछ सकता है। तो नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉडी अपना एनर्जी लूज नहीं करता, डैम्प्ड में एनर्जी लूज होता है ग्रेजुअली। एम्पलीट्यूड जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नेचुरल वाइब्रेशन में फिक्स रहता है, सेम रहता है बार बार हर बार। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता है, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना, एम्पलीट्यूड घटते रहता है। और क्या डिफरेंस दिखा, तो नेचुरल ऑसिलेशन में याद करो एक ही फोर्स लग रहा है सिर्फ, है ना, बहुत पीछे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेचुरल ऑसिलेशन में देखो बस एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको मीन पोजीशन पे वापस लेके आ रहा है। लेकिन बात करें अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन की, तो यहां भी मीन पोजीशन पे तो लाएगा वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, लेकिन एक और फोर्स है रेजिस्टिव फोर्स, है ना। तो यहां पे along with रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही, देयर इज रेजिस्टिव फोर्स ऑल्सो, है ना, रेजिस्टिव फोर्स भी है जो मोशन को डैम्प कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है, घटा रहा है ना, एनर्जी लूज करवा रहा है सिस्टम का। तो एक रेजिस्टिव फोर्स भी है। तो दो फोर्स है डैम्प्ड वाइब्रेशन में, एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको मीन पोजीशन पे वापस ला रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो उसको वापस आने से रोक रहा है ना। और इसी यही होता है, धीमे धीमे फिर रुक जाता है ना। अगर मान लो ये पेंडुलम है, तो पहली बार अगर यहाँ गया इतनी दूर, है ना, पहली बार अगर यहाँ गया तो अगली बार जो है ये इतना दूर नहीं जा पाएगा, ये यहीं तक जा पाएगा, है ना, ये कम हो जाएगा थोड़ा, एनर्जी थोड़ा लूज होगा, है ना, ये जितना डिस्प्लेसमेंट था अभी उतना नहीं है तो कम हो गया थोड़ा, है ना, कम हो गया थोड़ा, है कि नहीं। यही होता है डैम्प्ड में, जब ये ऑसिलेशन एयर में होगा तो, जब ये एयर में होगा तो, है ना। तो यही था डैम्प्ड वाइब्रेशन। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आया है सही तरह से, है ना। तो यही है फ्रिक्शनल फोर्स, यही है रेजिस्टिव फोर्स जो डैम्पिंग कराने के लिए जिम्मेदार है, सिस्टम का एम्पलीट्यूड घटाने के लिए जिम्मेदार है ना। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ आई है। बेसिकली नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशन ये आपको समझ में आया है। तो मीडियम अपसेंट है तो नेचुरल, मीडियम प्रेजेंट है तो डैम्प्ड, एम्पलीट्यूड नहीं घट रहा तो नेचुरल, एम्पलीट्यूड घट रहा तो डैम्प्ड। एक फोर्स है रिस्टोरिंग तो नेचुरल, रिस्टोरिंग के साथ रेजिस्टिव भी है तो डैम्प्ड। आपको बस ये दिमाग में सेट हो गया होगा ये दोनों, है ना, क्लियर हो गया होगा सही तरीके से। तो ठीक है, नेचुरल और डैम्प्ड समझ में आया है। अगले लेक्चर में फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस ले लेंगे, और उसके बाद एक और लेक्चर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो साउंड वेव का होता है, लाउडनेस, पिच, टिम्बर, उस पर बात कर लेंगे लेक्चर में, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।